हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों G7 में होगी ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात। क्या है इस चीज को लेकर अभी की सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों? क्या मिल पाएंगे मोदी जी और ट्रंप एक ही मंच पर? क्या इनकी अलग से होगी द्विपक्षीय बैठक? क्या है जानकारी? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने से पहले ही दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दिया बहुत बड़ा झटका। जिनपिंग की रातों की उड़ा दी नींद, बताएंगे अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैक लिस्ट। दोस्तों क्या है जानकारी उधर? क्या रशिया को यह कंफर्म हो गया है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी G7 मंच पर मिलेंगे? क्यों अचानक सस्ता तेल बेचने लगा रशिया भारत को? एक के बाद एक देने लगा ऑफर, बताएंगे। इससे जुड़ी भी बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों। इसी बीच उधर अब भारत को नहीं है हॉर्मुज की बिल्कुल भी आवश्यकता। गुजरात से ओमान तक बिछेगी पाइपलाइंस। भारत का तैयार मेगा प्लान, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ इस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी को कुवैत में भारतीयों की फिक्र, अमीर से की सीधी बात। तो वहीं जरूरी खबर में आपको बताएंगे, अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। भारत सरकार इन लोगों की सेवाएं करने जा रही है बंद। क्या आप उनमें से एक तो नहीं दोस्तों? जानना बहुत जरूरी है। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत में जितने भी घुसपैठिए हैं जो भारत के लिए दीमक का काम कर रहे हैं और इनको निकाला जाना बहुत जरूरी है और तुरंत प्रभाव से इनको भगाया जाना चाहिए, वापस भेजा जाना चाहिए, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके समर्थन जताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी और अहम जानकारी की, जहां फ्रांस के एवियन शहर में 16 और 17 जून 2026 को होने वाली G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी का जाना बिल्कुल पक्का हो गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दिया। इस दौरे को लेकर चारों तरफ चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आमने सामने हो सकते हैं। भले ही अभी तक दोनों की मुलाकात को लेकर कोई पक्की जानकारी या टाइम टेबल सामने न आया हो, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ बड़ा पक रहा है दोस्तों। तेल के खेल से लेकर महा ट्रेड डील तक अगर यह मुलाकात हुई तो कई बड़े मुद्दों पर बड़ा खेल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन पहुंच रहे हैं। यह प्रतिष्ठित G7 समिट 16 और 17 जून 2026 को होगी, जिस पर पूरी दुनिया की आंखें गड़ी हुई हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस महत्वपूर्ण महादौरे की पक्की जानकारी साझा कर दी है, जिससे हड़कंप मच गया है। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी G7 देशों के प्रमुखों के साथ साथ कई मेहमान देशों और बड़े संगठनों के साथ खुलकर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस दौरे ने सबसे बड़ा ये सस्पेंस खड़ा कर दिया है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आमने सामने मुलाकात होगी। फिलहाल विदेश मंत्रालय ने इस संभावित मीटिंग को लेकर कोई भी पत्ता नहीं खोला है। पिछले हफ्ते खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि वे भी G7 समिट में शामिल होने फ्रांस जा रहे हैं। दोस्तों इस खबर ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत की उम्मीदों को बहुत ज्यादा हवा दे दी है। अगर ये मुलाकात हो जाती है तो फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बाद यह इन दोनों की पहली आमने सामने की सीधी बातचीत होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। हालांकि हाल के महीनों में फोन पर दोनों के बीच लंबी बातचीत हो चुकी है। दोस्तों पीएम मोदी और ट्रंप के बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी बात हो सकती है, जो लंबे समय से अटकी है। दोनों देश एक बहुत बड़ी ट्रेड डील को फाइनल करने के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। डील को अमली जामा पहनाने के लिए जून के पहले हफ्ते में ही अमेरिकी अधिकारियों की एक टीम भारत आई थी और उन्होंने हमारे अधिकारियों के साथ लंबी बैठकें की हैं। इस लेटेस्ट बातचीत में सामानों के व्यापार, कस्टम नियम, आर्थिक सुरक्षा और दोनों देशों के फायदे से जुड़े तमाम गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। अब देखना यह है कि फ्रांस की धरती पर मोदी ट्रंप की मुलाकात होती है या नहीं होती, क्योंकि यह मुलाकात ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर बदल सकती है। अगर इनकी मुलाकात होती है तो ईरान संकट के बीच तेल की किल्लत को लेकर भी बात हो सकती है। इस दौरान कच्चे तेल की सप्लाई और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी बातचीत के नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं। दोस्तों एक और आपको संकेत बताते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप आपस में मिलने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि अभी इतने कुछ ही दिनों में लगातार फोन पर बातचीत हुई है ट्रंप की और मोदी जी की, जबकि लगातार ट्रंप ने ही प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन मिलाया है। यानी कि दोस्तों इतने सारे बवंडर और मनमुटाव के बावजूद भी पर्दे के पीछे दोनों देशों के नेता लगातार फोन कॉल के जरिए एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत दौरे के बाद रिश्तों में अचानक सुधार के नए संकेत दिए। रूबियो
ने पीएम मोदी से मुलाकात कर डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी और पढ़ाई लिखाई जैसे तमाम मुद्दों पर हुई तरक्की की पूरी जानकारी साझा की। तो आप ही सोचिए दोस्तों, जब G7 जैसे एक ही मंच पर दोनों नेता मौजूद होंगे तो क्या यह आपस में मुलाकात नहीं करेंगे? दोस्तों, हमें 101% लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बिना प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले इस मंच से नहीं जाने वाले। आप देखिएगा आने वाले इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप की आपस में मुलाकात जरूर होगी दोस्तों, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं और हमेशा से कहते हुए आए हैं कि पीएम मोदी दुनिया के सभी बाकी देशों के सुप्रीम लीडर से बेहतर लीडर हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑल द बेस्ट आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा ताकि उनकी ये यात्रा सफल हो सके। वहीं तीसरा और सबसे बड़ा संकेत आपको बताते हैं, जहां ट्रंप ने G7 समिट में जाने से पहले जिनपिंग को बड़ा झटका दे दिया, जो कि सबसे बड़ा संकेत है कि वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया दोस्तों, यानी अमेरिका ने चीन को प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने से पहले ही बड़ा झटका दिया ताकि उनकी मुलाकात पीएम मोदी के साथ और ज्यादा सार्थक और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। पेंटागन ने चीनी सैन्य प्रतिष्ठान यानी PLA से जुड़ी कंपनियों की लिस्ट को अपडेट किया है। इस ब्लैक लिस्ट में अलीबाबा ग्रुप, बाइडू, BYD, NIO और वो जिग्जी, एपटेक समेत कई प्रमुख फर्मों को शामिल किया गया है। अब अमेरिका में इन कंपनियों को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। जी हाँ, इतना ही नहीं, अब इन कंपनियों के शेयर मार्केट से डीलिस्टेड करने की भी मांग की जा रही है। अमेरिकी वॉर डिपार्टमेंट ने यह कदम अमेरिकी बिजनेसमैन और सरकारी एजेंसियों को PLA से जुड़ी इन कंपनियों के साथ किसी भी तरह के संबंध रखने के खिलाफ चेतावनी देने के उद्देश्य से उठाया गया है। दोस्तों, अमेरिका की चीन संबंधित कमेटी ने सोमवार को बयान जारी कर इसकी डिटेल शेयर की है। इसके मुताबिक पेंटागन ने अपनी 1260H लिस्ट में कई कंपनियों को शामिल करने की घोषणा की है, जो कि चीनी सेना से जुड़ी हुई है। ये कदम चीन पर चयन कमेटी के अध्यक्ष जॉन मुलेनर और अन्य कांग्रेसी नेताओं की ओर से अपील किए जाने के बाद उठाया गया है। दोस्तों, उनका कहना है कि ये चीनी कंपनियां जो है वो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ चीनी सेना के साथ मिलकर गुपचुप तरीके से काम कर रही है। ये हमारे इंफॉर्मेशन को खुफिया तंत्रों के माध्यम से चीन तक पहुंचाते हैं। ऐसे में इनका बैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मौका देकर ट्रंप ने चौका भी मार दिया। G7 जाने से पहले ये बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों, आज हो गई 10 तारीख, अगले तीसरे दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप सीधा फ्रांस में मिलने वाले हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के मुलाकात से पहले ही रूस ने भी बड़ा खेला खेल दिया। भारत को अचानक सस्ता तेल बेचने लगा रशिया। दोस्तों, एक के बाद एक दिया बड़ा ऑफर, ताकता रह गया अमेरिका मुंह। जी हाँ, ईरान की जंग की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार चढ़ रही हैं। ये बात से अछूता कोई भी नहीं है दोस्तों। इससे भारत का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर अमेरिका चाहता है कि जो भारत है वो वेनेजुएला और US से तेल खरीदे। यह देखकर रशिया ने भारत को बड़ा ऑफर दे दिया। राइटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को सस्ते दाम पर तेल बेचना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन को भी वही ऑफर देने लगा रशिया। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूसी यूराल्ड क्रूड अब भारतीय और चीनी बंदरगाहों पर ब्रेंट ऑयल के मुकाबले सस्ते में बिक रही है। तेल कारोबार से जुड़े 4 लोगों ने बताया कि एशियाई रिफाइनरियों की डिमांड अचानक कम हो गई है। इससे रूसी तेल पूरी मात्रा में नहीं निकल पा रहे हैं। मौका देकर रशिया ने भारत को यह बड़ा ऑफर दे दिया। सूत्रों ने बताया कि मार्च से भारत और चीन को यह सस्ता तेल मिल रहा है। पहले ब्रेंट क्रूड के मुकाबले रूसी तेल प्रीमियम पर बिक रहा था, क्योंकि मिडल ईस्ट में जंग की वजह से तेल की सप्लाई बाधित हुई थी। लेकिन अब रूसी क्रूड की मांग कम हो गई है, क्योंकि एशियाई रिफाइनरियों ने अपने भंडार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दूसरे विकल्प ढूंढ लिए हैं और कुछ मामलों में उत्पादन भी घटा दिया है। सूत्रों ने बताया कि जुलाई और अगस्त में भारत के लिए डिलीवरी वाली यूराल्स की खेपे इस महीने ब्रेंट के मुकाबले प्रति बैरल $2 से $3 की छूट पर बिकी है, जबकि अप्रैल और मई में यह प्रीमियम $7 से $8 था। दोस्तों, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे भारत को लगातार अचानक सस्ता तेल बेचने लगा रशिया। वहीं आपको बता दें, क्या भारत को नहीं पड़ेगी हॉर्मुज की आवश्यकता। गुजरात से ओमान तक बिछेगी पाइपलाइन, भारत का तैयार हुआ मेगा प्लान। दोस्तों, 3 रास्तों से भारत तक आएगा तेल, गल्फ से यूरोप तक का मास्टर प्लान। आपको बता दें, हॉर्मुज से लेकर लाल सागर जैसे अहम समुद्री रास्ते हमलों की चपेट में है। इन रास्तों पर कभी आपसी जंग तो कभी महाशक्तियों के दबाव की वजह से तेल और जरूरी सामान की सप्लाई बार बार रुक जाती है। अब भारत ने भी इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए एक इंतजाम कर लिया है। दोस्तों, तेल की
लगातार सप्लाई के लिए भारत अब पूरे तरीके से सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं है। रूस के साथ INSTC कॉरिडोर और ओमान के साथ डीप सी पाइपलाइन के अलावा अब इसमें सऊदी अरब और तुर्की का नया रेल नेटवर्क भी शामिल हो गया है। खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक 3 मजबूत रास्तों के जरिए भारत तक तेल भर भर कर आने वाला है। तेल के रास्तों पर आए दिन होने वाले हमलों और मिसाइल स्ट्राइक के कारण बड़े बड़े कार्गो शिप्स को महीनों लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा आसमान छू रहा है। समंदर में जहाजों का चलना खतरे से खाली नहीं रह गया। वहीं ईरान के कब्जे वाले हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी हमेशा तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं। ईरान जब तब इन रास्तों को बंद करने की गिरद भभकियां देता रहता है। ऐसे में भारत, रशिया, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश हाथ पर हाथ धरे बिल्कुल नहीं बैठे हैं। उन्होंने इन सभी अड़चनों को लात मारकर एक नया सुरक्षित और जमीन आधारित खौफनाक प्लान निकाल लिया है। हाल ही में तुर्की और सऊदी अरब ने रियाद में एक बहुत बड़े रेलवे समझौते पर मुहर लगाई है। दोनों देशों ने हाथ मिलाकर एक ऐसा खतरनाक और बड़ा फ्रंट खड़ा कर दिया है जो हॉर्मुज को सीधा बाईपास करके जाएगा। इसके तहत पुराने और ऐतिहासिक हेजाज रेलवे को एकदम नए, हाईटेक और आधुनिक तरीके से दोबारा जिंदा किया जा रहा है। ये रेल गलियारा सऊदी अरब को जॉर्डन और सीरिया के रास्ते सीधे तुर्की से जोड़ेगा। इस पूरे रेलवे प्लान का सबसे बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट यह है कि इस रेल लाइन को यही नहीं रोका जाएगा, बल्कि इसे आगे बढ़ाकर ओमान और हिंद महासागर तक लेकर जाया जाएगा। जमीन के रास्ते सामान और तेल की यह भारी भरकम ढुलाई हॉर्मुज का टंटा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अब बारी आती है उस सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की, जो सीधे तौर पर भारत में तेल और गैस की नदियां बहा देगा। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और सऊदी अरब के इस रेल नेटवर्क के साथ साथ भारत ने ओमान के साथ मिलकर एक डीप सी ऑयल और गैस पाइपलाइन बिछाने का खतरनाक प्लान तैयार किया है। यह पानी के सैकड़ों फीट नीचे बिछने वाली पाइपलाइन ओमान से कच्चा तेल और इस गैस से सीधे खींचकर गुजरात के तट पर उतारेगी। दोस्तों, 3000 किलोमीटर में फैला यह नेटवर्क 40,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस पाइपलाइन के तैयार होने के बाद ओमान सीधा भारत से जुड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। अब भारत को टैंकरों और जहाजों के रास्ते हॉर्मुज या लाल सागर के खतरनाक पानी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां और पूरा देश इस सीधे पाइपलाइन नेटवर्क से 24 घंटे चालू रहेंगी। अब भारत का सारा व्यापार और तेल आयात पूरे तरीके से सैंक्शन फ्री और सुरक्षित हो जाएगा। बीच में ना कोई समुद्री लुटेरा होगा, ना कोई देश आंख दिखा सकेगा। सारा सामान और तेल सीधे जमीन और अंडर वाटर पाइपलाइन से हमारे घर तक होगा। दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या ही होगी। इस जुड़ाव के बाद आप भारत को आगे आने वाले समय में दुनिया का बॉस बनते हुए देख सकते हैं, इकोनॉमिक बॉस। तो ये है पूरी जानकारी दोस्तों कि गुजरात से ओमान तक सीधी पाइपलाइन बिछने वाली है और ये है भारत का तैयार मेगा प्लान। अब नहीं है भारत को हॉर्मुज की आवश्यकता। हॉर्मुज मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, यानी अब ये मेगा प्लान, ये रास्ता जरूरी हो जाएगा भारत के लिए। और अगर हॉर्मुज खुलता भी है तो वो ऑप्शनल हो जाएगा भारत के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसे कहते हैं आपदा में अवसर की तलाश। आखिर इन सारे देशों ने मिलकर एक नया अवसर ढूंढ लिया है। इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दे, बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुवैत के अमीर से सीधी डायरेक्ट बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्ष के बीच बात हुई है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हुए हमलों की भारत की तरफ से निंदा की। कुवैत के अमीर से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांति और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति की बात दोहराई। उन्होंने कुवैत में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों की भलाई और सुरक्षा पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने पर कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी और कुवैत के अमीर के बीच ये बातचीत तब हुई जब एक हफ्ते पहले ही कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी हमले में 13 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत भी हो गई थी। उधर आपको बता दें, ईरान पर अटैक करने वाले हैं क्या ट्रंप, एक लाइन लिखकर मचा दिया हड़कंप। कहा अपाचे का बदला लेगा अमेरिका, चुप नहीं बैठेंगे, देंगे करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने गिराया अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर तो भड़क उठे ट्रंप। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा करके सनसनी फैला दी है कि ईरान ने हॉर्मुज के जल डमरू मध्य के ऊपर गश्त लगा रहे उनके बेहद आधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। गनीमत ये रही कि इस हमले में दोनों पायलट सुरक्षित बच गए हैं और उन्हें कोई खरोंच तक नहीं आई है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इस खतरनाक हमले का मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा, जिसके बाद से खाड़ी
देशों में भारी खलबली मच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उनकी सेना के साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। ईरान ने अमेरिकी सेना के सबसे ज्यादा आधुनिक और खतरनाक माने जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। यह हेलीकॉप्टर हॉर्मुज के रास्ते के ऊपर आसमान में गश्त लगा रहा था, तभी ईरान ने इस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस भयंकर हमले के दौरान हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे जिनकी जान पर आ बनी थी, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि दोनों पायलट समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए और उन्हें खरोच तक नहीं आई। इस हमले की खबर सुनते ही व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया है और अमेरिकी सेना पूरी तरह से आग बबूला हो गई है। ट्रंप ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि अमेरिका इस हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका कहना है कि इस हमले का जवाब देना अमेरिका की मजबूरी और जरूरत बन चुका है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका इस मामले में जरूरी कदम उठाएगा और ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ट्रंप की इस धमकी के बावजूद भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के बड़े नेता मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने अमेरिका पर बहुत ही तीखा और खतरनाक तंज कस दिया। उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि वे बातचीत और समझौते की भाषा को पसंद करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो दूसरी भाषाएं उससे कहीं ज्यादा अच्छी तरह बोलना जानते हैं। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली क्लियरली कह दिया है कि ईरान जो है वो लड़ने की भाषा काफी अच्छे से जानता है। अगर अमेरिका अपने वादे और समझौते तोड़ेगा तो ईरान उसी भाषा में तगड़ा जवाब देगा जो उसे सबसे अच्छी तरीके से आती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपने जो घोड़ा खुद काठी लगाकर तैयार किया है, अब उसी की सवारी कीजिए। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने जो हालात खुद पैदा किए हैं, अब उसे उसके बुरे नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी कहानी। वही नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर सिंधु जल संधि पर केंद्रीय मंत्री CR पाटिल का सबसे बड़ा दावा। कहा पाकिस्तान को नहीं मिलेगी पानी की एक भी बूंद। दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में सिंधु नदी प्रणाली से एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। यह कहना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का। CR पाटिल जी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि संधि को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि उसको रोक दिया गया है और सीमा पार पानी के बहाव को रोकने की कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह संधि अभी भी कायम है, बल्कि इसे अभी रोक दिया गया है और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है तब से हर प्रयास किया जा रहा है कि वहां पानी की एक बूंद भी ना जाए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत गृह मंत्री अमित शाह जी भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और हम इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि काम तय समय सीमा के भीतर आगे बढ़ रहा है। ये पक्का है, आने वाले सालों में पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूँ। वहीं UNSC में पाकिस्तानी दूत ने भारत के खिलाफ उगला जहर किया, भारत के खिलाफ भड़काने का प्रयास। कहा अफगानिस्तान में भारत का एक ही मकसद पाकिस्तान को अनस्टेबल करना, यानी अस्थिर करना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत के तालिबान के साथ रिश्तों को लेकर खिलाफ जहर उगला है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के परमानेंट दूत यानी स्थायी दूत आसिम इफ्तिखार अहमद ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान में भारत का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को अस्थिर करना। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगान दूत के बयान के जवाब में पाकिस्तानी दूत ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा दिए। आसिम ने कहा कि अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकी कर रहे हैं। उन्होंने तालिबान से मांग की कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान के इस आरोप का भारतीय दूत ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी दूत ने दावा किया कि उसने 16 मार्च को किए गए हवाई हमले में आतंकियों और ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया था। वहीं तालिबान और अंतरराष्ट्रीय जांच में साफ हो गया कि इसमें अस्पताल को निशाना बनाया गया था और निर्दोष नागरिक मारे गए थे। भारतीय दूत ने भी पाकिस्तान के इस आतंकी ठिकाने की पोल खोल दी और कहा कि इस हवाई हमले में आम नागरिक मारे गए थे। इससे पाकिस्तानी दूत बौखला गए और आरोप लगा दिया कि भारत एक उद्देश्य से अफगानिस्तान में मानवीय मदद दे रहा है। पाकिस्तानी दूत ने दावा किया कि भारतीय दूत इस मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत का मानवीय मदद देना केवल बहाना है। भारत का अफगानिस्तान में केवल एक ही मकसद है, वह है पाकिस्तान को अस्थिर करना। इसमें अफगान जमीन पर सक्रिय आतंकियों जैसे TTP और BLA का इस्तेमाल करना भी शामिल है। पाकिस्तानी दूत ने बिना सबूत के आरोप लगा दिया कि बलोच लिबरेशन आर्मी को भारत का सपोर्ट है। भारत उसको पैसा देता है, सपोर्ट देता है ताकि पाकिस्तान को अस्थिर किया जाए और उसे निशाना बनाया जाए।
पाकिस्तानी दूत ने बीएलए को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दिया, लेकिन असली खेला तब शुरू होता है दोस्तों जब पाकिस्तानी दूत के इस जहरीले और बेबुनियाद बयान पर भारतीय दूत ने करारा जवाब दिया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पी हारिश ने पाकिस्तान के फितना अल हिंदुस्तान बयान की तीखी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से प्रायोजित गलत और भ्रामक सूचना है जिसमें धार्मिक नाम दिया गया है। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि यह घृणा का संगठित परिणाम है जिसे पाकिस्तान का डीप स्टेट सीधे बढ़ावा दे रहा है। भारतीय दूत ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि पाकिस्तानी डीप स्टेट चाहता है कि जनता भारत के खिलाफ दुश्मन बनी रहे और उनकी सत्ता चलती रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी डीप स्टेट चाहता है कि देश के राष्ट्रीय संसाधनों पर उसका कब्जा बना रहे और जनता को आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं में भटकाया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने तख्ता पलट करके 27वां संविधान संशोधन कराया और आसिम मुनीर के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद बना दिया गया। ये तगड़ा जवाब भारत ने भी दिया दोस्तों पाकिस्तान के इस बेबुनियाद आरोप का। वहीं आपको बता दे इतना ही नहीं, अब बात कर लेते हैं पीओके की, जहां 19 बच्ची और 7 प्रेग्नेंट महिलाओं को मारी गोली। पीओके में मुनीर आर्मी के कत्लेआम की तगड़ी कहानी। लेटेस्ट जानकारी पीओके से सामने आ रही है कि पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर एक सीक्रेट डोजियर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इंडिया टुडे को मिले इस कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज में 5 जून से 9 जून के बीच पाकिस्तान द्वारा चलाए गए सुरक्षा अभियान का विवरण दिया गया है। इस दौरान 26 लोग मारे गए हैं जिनमें 7 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। सीक्रेट डोजियर में आरोप लगाया गया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए व्यापक बल प्रयोग किया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे प्रदर्शन मानवाधिकार उल्लंघन, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के खिलाफ थे। प्रदर्शनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया। सुरक्षा अभियान के दौरान बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए। इसमें 19 बच्चों और 7 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। इन मौतों की स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने की मांग की गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि न हो सकी, लेकिन रिपोर्ट में इन्हें गंभीर मानवीय संकट के रूप में पेश किया गया है। जानकारी है कि इन लोगों पर आसिम मुनीर ने गोलियां चलवाई हैं। दोस्तों, यह घटना पाकिस्तान सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बार बार दोहराए जा रहे कश्मीर के रक्षक वाले दावों को सीधी चुनौती दे रही है। JAAC यानी जाक नेताओं के मुताबिक ये कार्रवाई हाल के वर्षों में पीओके की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक है। वहीं पीओके में मचे बवाल के बाद दोस्तों अब भारत ने इसकी कड़ी निंदा की। भारत सरकार ने पाकिस्तानी बलों की बर्बरता की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस की बर्बरता की खबरें आ रही हैं, जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए और कई घायल हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कुकर्मों और मानवाधिकारों के हनन के लिए जवाबदेह ठहराएगा। इस दौरान जायसवाल जी ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों और वीडियो का पैटर्न अपनाकर अपनी विफलताओं को छिपाने का भी गंभीर आरोप लगा दिया। दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि पीओके में हिंसा पर क्यों खामोश है वैश्विक मानवाधिकार संगठन? क्यों उन्होंने अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर उठे बहुत बड़े सवाल। दोस्तों, ब्रिटेन जैसे देशों से पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठी हैं, लेकिन वैश्विक मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हो रही हिंसा पर अब तक खामोश है। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर लगातार बयान देने वाले इन संगठनों को पीओके में हो रहे दमन और लोगों की मौतें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जानबूझकर आंखें मूंद रहा है वैश्विक मानवाधिकार? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां मोदी सरकार के 12 साल। दोस्तों, दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी को दी बधाई। किसने क्या कहा बता दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वो जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने उनको बधाई दी। वैश्विक नेताओं ने उनके घरेलू स्तर पर किए गए बदलावों की सराहना की और इसके साथ ही वैश्विक मंच पर भी भारत के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया। दोस्तों, मई 2014 में पहली बार देश की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उनके इस कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है। आज भारत न केवल वैश्विक कूटनीति के शीर्ष मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है, बल्कि ग्लोबल साउथ बोले तो विकासशील और गरीब देशों की सबसे बुलंद आवाज भी बन चुका है। पीएम मोदी को बधाई देने वालों में सबसे पहला नाम श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके का है। उन्होंने
8 जून को भेजे एक पत्र में इस मील के पत्थर को बेहद खास बताया। दिशा नायिका ने लिखा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि आपके कार्यकाल ही की ही नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास और भरोसे का भी प्रमाण है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार बार आपके नेतृत्व पर जताया है। वहीं पापुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मोरापे ने एक विशेष वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी। मोरापे ने मोदी जी को नेतृत्व का एक आदर्श और मिसाल बता दिया। वहीं त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का लोहा माना और भी बाकी वैश्विक नेताओं के अब बड़े बड़े और लंबे लंबे बधाइयां आने वाले हैं। दोस्तों बाकी अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस नए रिकॉर्ड के लिए जो उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसके लिए कमेंट में आप लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेचुलेशन मोदी जी या फिर बहुत बहुत बधाई मोदी जी अवश्य लिख दीजिएगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों, लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां टीएमसी नेता जहांगीर खान को एसटीएफ ने भारत नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। देश छोड़ने की फिराक में था। दोस्तों पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उम्मीदवार रह चुके जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो देश छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था। जानकारी के मुताबिक हालिया विधानसभा चुनाव के बाद से जहांगीर खान फरार चल रहा था। पश्चिम बंगाल पुलिस और एसटीएफ को कई मामलों में उसकी तलाश थी। उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, दंगा भड़काने और अन्य गंभीर आरोपों सहित कुल 7 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी कर रहा है। वहीं रातों रात कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन। बीजेपी के महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित। जी हां, मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की इकलौती उम्मीद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन एक बड़े कानूनी विवाद में फंसने के बाद रद्द हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नटराजन ने अपने नामांकन फॉर्म में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई थी। प्राप्त अदालती दस्तावेजों ने इस पूरे घटनाक्रम की जो टाइमलाइन उजागर की है उसने कांग्रेस खेमे में भूकंप ला दिया है। दोस्तों और नटराजन का नामांकन रद्द होना पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने की वजह से बीजेपी के महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वहीं अंतिम खबर की बात करते हैं जहां गैस बुकिंग पर नया अपडेट सामने आया है। अब इन उपभोक्ताओं की बंद की जा रही है सेवाएं। दोस्तों आपके घर पर पाइप्ड नेचुरल गैस बोले तो पीएनजी की आपूर्ति अगर पहले से ही मौजूद है तो वहां एलपीजी कनेक्शन को निलंबित कर दिया जाएगा। दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद पूर्ति विभाग ने ऐसे 50,000 से अधिक उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन को बंद करने की तैयारी कर ली है जिनके पास दोहरे कनेक्शन है। इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए पीएनजी और एलपीजी दोनों के डेटाबेस का आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। यानी कि जिनके पास जिनके नाम से पीएनजी कनेक्शन है दोस्तों अब उनको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये नया रूल नया नियम लागू कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? कोई सवाल हो इससे जुड़ा तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, हम आपको वहीं जवाब देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेड आपको जवाब देंगे वीडियो के माध्यम से। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।